नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। लोकसभा की कार्रवाई चारशंबे के रोज़ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। आज लोकसभा की कार्रवाई शुरू करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हम 17वें लोकसभा के 7वें इजलास के अख्तिताम पर पहुँच गए। सरमाई इजलास में होने वाले कामकाज के बारे में अरकान को आगाह करते हुए उन्होंने कहा कि इजलास 29 नवंबर को शुरू हुआ था। 83 घंटे 12 मिनट तक जारी रहने वाले इस इजलास के दौरान कुल 18 सेशंस हुए। ओम बिरला ने कहा कि ऐवान के 3 नए अरकान ने 29 और 30 नवंबर को सेशन के आगाज में हलफ लिया था। उन्होंने कहा कि इस इजलास में अहम मालियती और कानून साजी के काम तय किए गए, 12 सरकारी बिल पेश किए गए और 9 बिल मंजूर किए गए। उनमें ज़राई क़वानीन मनसूखी बिल 2021, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021 शामिल है। स्पीकर ने कहा कि साल 2021-22 के ज़मीनी मुतालबात के दूसरे बेंच पर बहस और वोटिंग 20 दिसंबर को हुई, जो 4 घंटे 49 मिनट तक जारी रही। उन्होंने कहा कि सेशन के दौरान 91 स्टार वाले सवाल के ज़बानी जवाब दिए गए। 20 स्टार वाले सवाल की मुकम्मल फहरिस्त 20 दिसंबर को ली गई। ओम बिरला ने कहा कि अरकान ने 377 उसूल के तहत अवामी मफाद के 344 मामलात ऐवान के सामने पेश किए। ऐवान में वक़्फ़े सिफर के दौरान फौरी अवामी अहमियत के 563 उमूर भी उठाए गए। स्थगित की जाती है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मुसलसल खलल और ऐवान के दरमियान आकर नशिस्त के सामने एहतजाज और नारेबाजी को गलत रिवायत बताते हुए आज कहा कि ऐवान की शाइस्तगी और विखार को बरकरार रखने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और उसके अच्छे नताइज सामने आएंगे। ओम बिरला ने लोकसभा के सरमाई इजलास की तकमील पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मानना है कि हर बिल पर ऐवान में बहस होनी चाहिए और तमाम पार्टियों की कोशिश होनी चाहिए कि चाहे किसी बिल या तजवीज़ पर इत्तेफाक हो या इख्तिलाफ, लेकिन ऐवान की कार्रवाई में खलल ना डाला जाए। 9 दिसंबर को 62 मान्य सदस्यों ने सवाल उठाए, लेकिन सबसे विशेषता रही कि जितनी माननीय संसद सदस्य महिला संसद सदस्य थी, उन सभी महिला संसद सदस्यों 29 ने अपने विचार रखे। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, इसकी जानकारी मैंने आपको दी। हमने कोशिश की है कि सदन सुचारू रूप से चले, ये सदन चर्चा संवाद का केंद्र बने, यहां पर जनता की अपेक्षाएं आकांक्षाएं पूरी हो। इसके लिए मैं समय समय पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता हूं, संवाद करता रहता हूं। जब कभी व्यवधान होता है उस समय भी दल के नेताओं से बुलाकर बातचीत की जाती है। कभी समाधान निकलता है, कभी समाधान नहीं निकलता, लेकिन लोकतंत्र के अंदर सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है। मेरी कोशिश रहती है कि महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर आपस में चर्चा हो, संवाद हो। जिन विषयों पर चर्चा संवाद से सहमति निकलती है उसके भी प्रयास करते हैं, लेकिन सहमति नहीं हो तो कम से कम असहमति की बात भी सदन के पटल पर आए, इसके लिए भी मेरा प्रयास रहता है कि लगातार चर्चा और संवाद सभी दलों से होती रहे। हमारी कोशिश ये भी है कि जो संसदीय समितियां हैं, उन संसदीय समितियों की वर्तमान परिस्थिति के अंदर व्यापक। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने पार्लियामेंट के मौजूदा सरमाई इजलास के दौरान ऐवान के कामकाज पर तशवीश और नाखुशी का इजहार करते हुए चारशंबे के रोज़ कहा कि इस सिलसिले में अरकान को इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर खुद एहतसाबी करनी चाहिए। नायडू ने सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू करते हुए कहा कि ऐवान का सरमाई इजलास आज ख़त्म हो रहा है। ऐवान की 18 मीटिंग्स में मजमूई तौर पर
47.90% कामकाज हुआ, जो इसकी सलाहियत से काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए इंतहाई नाखुशी हो रही है कि ऐवान का कामकाज उसकी सलाहियत से कम हो रहा है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर सोचें कि क्या ये सेशन इससे बेहतर नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा कि इजलास के दौरान 45 घंटे 34 मिनट तक ऐवान की मीटिंग हुई, जबकि मुकर्ररा वक्त 95 घंटे 6 मिनट था। इस मुद्दत के दौरान ऐवान की कारकर्दगी 47.90% रही, जो कि गुज़िश्ता 4 सालों में 12 इजलासों में 5वीं मरतबा सबसे कम है। ऐवान में मुसलसिल हंगामा आराई और कार्रवाई मुलतवी होने की वजह से 49.32 यानी उनसे करीब 50 मिनट का वक्त ज़ाया हुआ। कुल दस्तियाब वक्त का 52% हंगामा आराई में ज़ाया हुआ। No, you can't dictate to me. The honorable members, the winter session of the August House is not going on record. This concludes today. I am not happy to share with you the House functioned much below its potential. I urge all of you to collectively and individually reflect and introspect if this session could have been different and better. I don't want to speak elaborately on the course of this session, as it would lead to me to make a very critical view. Statistics regarding various aspects of functioning of the House during this session will be released to media to wider dissemination. I wish you all Merry Christmas, Happy, Healthy and Prosperous English New Year, and also realization of what has happened is wrong, and we should all work towards constructive, positive atmosphere for the larger interest of the country. My greetings are for Sankranti, Pongal and other functions. Yeah, that's what I'm saying. Rulings, regulations and procedure, precedents, decency and decorum has to be maintained. The House is adjourned to meet at before I adjourn the House, Vande Mataram. House is adjourned, sine die. कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट हाउस में वाक़ पार्टी के दफ्तर में आज लोकसभा अरकान के साथ रियासतवार मीटिंग की और कहा कि पार्लियामेंट के इजलास में जो कौमी सतह के उमूर उठाए गए हैं उन्हें अपने इलाके के अवाम तक पहुँचाने का काम करें। सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के खत्म होने के बाद पार्लियामानी पार्टी के दफ्तर में रियासतवार लोकसभा अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई और अरकान से कहा कि इस इजलास के दौरान जिन उमूर को पार्टी ने उठाया है उन सब की आवाज़ पार्लियामेंट के बाहर जानी चाहिए। इन उमूर को तमाम अरकान अपने अपने इलाके के अवाम के दरमियान जाकर उठाएं। ख्याल रहे कि इस बार भी कांग्रेस ने ऐवान के दोनों इजलासों में किसानों के उमूर उठाए और ख़ास तौर पर लखीमपुर खीरी में मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे की गाड़ी से किसानों को कुचलने के मामले पर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की। उसके साथ ही अरकान ने पार्लियामेंट की मौतली को भी गलत करार देते हुए कांग्रेस ने इस पर जमकर एहतजाज किया। कांग्रेस ने कहा कि हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक बिल बगैर बहस के मंजूर करवा कर ज़राअत के कवानीन जैसा एक और काला कानून लाई है, जिससे मुल्क के लाखों राय दहिंदगान वोट डालने के हक से महरूम हो जाएंगे। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने चारशंबे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस कानून के तहत वोटर कार्ड को आधार से जोड़ा जाना है और इससे कबायलियों, दलितों, पसमानदा और खवातीन के वोट डालने के हक पर चोट लगेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से
राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने भी खिताब किया। होने नहीं दिया और बिल्कुल 2-3 मिनट में लोकसभा में और राज्यसभा में ये 3 काले कानून वापस लिए गए बिना चर्चा के। ये शुरुआत इससे हुई और सेशन का समाप्त भी इसी अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुआ कि ये इलेक्टोरल रोल आधार कानून जो आया बना है बिना चर्चा के, मेरे ख्याल में 15 मिनट में लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में भी इसमें कोई गहराई में इसमें कोई बहस नहीं हुई। ये बड़ा खतरनाक कानून है, जितना खतरनाक वो 3 काले कानून थे किसानों के लिए, ये कानून इलेक्टोरल रोल आधार कानून उतना ही खतरनाक साबित होगा अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और सभी महिलाओं के लिए और सभी कमजोर वर्गों के लिए। 2018 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 55 लाख लोगों को वोटर रोल से निकाला गया। इसी कारण ये आधार और निर्वाचक नामावली के बीच में कैसे रिश्ते बनाया जाए, इसी मुद्दे पर 55 लाख लोगों को जो मत का अधिकार है वो छीना गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और वो स्थगित किया गया। अभी हम वापस उसी रास्ते पर चल रहे हैं और इसका नतीजा आप देखेंगे। लाखों अल्पसंख्यक, लाखों दलित, लाखों महिलाएं, लाखों आदिवासी, लाखों कमजोर वर्ग के लोग जिनका हक बनता है, मत का संवैधानिक हक बनता है, आधार के नाम पर वो छीना जाएगा। तो विंटर सेशन की शुरुआत एक गैर लोकतांत्रिक तरीके से हुआ। सब कुछ मालूम होते हैं, सब लखीमपुर खीरी जब आते हैं रूल मालूम नहीं होते। अगर वो कहते कि रूल मालूम नहीं है उन लोगों को, हम उनको सिखा देते। ये तो मजबूरन उठाने पड़े, क्या करे। लखीमपुर सुनते ठप हो जाते हैं, लखीमपुर लॉ निकलते ही माइक गड़बड़ हो जाते हैं। मेरा सवाल अजीत जी और खड़गे जी दोनों से है। आज सरकार मीडिया के सामने आई सेशन खत्म होने के बाद और उन्होंने विपक्ष पे ये आरोप लगाया कि इन लोगों के कहने पे हम लोगों ने महंगाई और इन सब चीजों के लिए बीएससी में वो हुआ था, एक सहमति बनी थी कि इस पर चर्चा की जाए, लेकिन विपक्ष महंगाई जैसा मुद्दा जो उन्होंने खुद मांगा, जो देश के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर वो भाग गया, वो चर्चा से भाग गया। बिल्कुल नहीं, अच्छा बिल्कुल नहीं भागी हम लोग, क्योंकि ये मेरे नाम भी महंगाई पर चर्चा लिस्टेड हुई थी। अगर हमारी मांग करने की इरादा ना होते तो महंगाई पर हम क्यों मोशन डालते, और वो मोशन बीएससी में पास करा के हमारे नाम पे कैसे वो निकाल के आते। लेकिन हमारा प्राइस ऐसे मुद्दा कब लगाई, जब लखीमपुर आ गई। लखीमपुर के रुकने के लिए सारे हमारा जो मुद्दे से असला बन गए। ये कहने की एक दुहाई उनके पास आ गए कि भाई महंगाई पे सरकार से सवाल पूछना चाहिए था विपक्ष को, लेकिन वो लखीमपुर में सवाल पूछते हैं। देखिए कितने नजरअंदाज कर रहे हैं लोकसभा को। ये कहने के लिए एक दुहाई की जरूरत थी। और हमारा जो मुद्दा महंगाई, वो महंगाई के मुद्दा कब लिया,
लखीमपुर आने की बात, क्योंकि इसको औजार बनाया जाए। लखीमपुर को रोकने के लिए हम सब कुछ मालूम होते हैं, सिर्फ लखीमपुर खीरी जब आते हैं रूल मालूम नहीं होते। वो ऐसे सदस्य हैं, बात करने वाले, युवा नेता और हमेशा सदैव राज्यसभा में एक्टिव रहने वाले लोग। लेकिन जो मानसून सेशन में कुछ घटना घटी थी, उस घटना को लेकर उन्होंने विंटर सेशन में उनको निलंबित करने का बीड़ा उठाया और वैसा उन्होंने किया भी। रूल से कहता है और संविधान के दायरे में अगर देखा जाए भी कि जब सेशन पूरा करते हैं, फिर दूसरी बार जब मिलते हैं प्रेसिडेंट के समन्स के अनुसार बुलाया जाता है, तो जो पिछले की घटनाएं रहती है उन घटनाओं के सभी क्रम रद्द हो जाते हैं, चाहे वो सस्पेंशन का हो या जो कुछ घटनाएं उस वक्त घटी, चाहे वहां पर। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने चारशंबे के रोज मुल्क में बनाए गए सतह से सतह पर मार करने वाले प्रलय मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। प्रलय को ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे से फायर किया गया और उसने अपने तमाम अहदाफ को पूरा किया। तजुर्बे के दौरान मिसाइल के तमाम सिस्टम्स ने कामयाबी से काम किया और बिल्कुल दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाया। नई टेक्नोलॉजी से लैस इस मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है और ये 150 से 500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने मिसाइल की तैयारी और जांच में शामिल टीमों को मुबारकबाद दी। कश्मीर में चारशंबे की शाम 30 मिनट के अंदर गोलाबारी के 2 वाकयात पेश आए। पहला वाकये में दहशतगर्दों ने अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी। एक ओहदेदार के मुताबिक दहशतगर्दों ने अवंतीपुरा के रहने वाले एएसआई मोहम्मद अशरफ को बिजबेहरा में 4 गोलियां मारी। अशरफ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस वाक़े से कुछ देर पहले श्रीनगर शहर के ईदगाह इलाके में 45 साल के रऊफ अहमद को भी दहशतगर्दों ने गोली मार दी। रऊफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत तशवीशनाक है। आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन 7 और 8 फरवरी को बेंगलुरु में होगा। बीसीसीआई के एक ओहदेदार ने बताया कि ऑक्शन 2 दिन चलेगा। अगर कोरोना से हालात नहीं बिगड़ते हैं तो इसे हिंदुस्तान में ही मुनक्किद किया जाएगा। इस बार आईपीएल ऑक्शन में 2 नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद भी हिस्सा लेंगी, यानी जुमला 10 टीमें इसमें शामिल होंगी। पहले कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि कोरोना की वजह से ऑक्शन यूएई में किया जा सकता है, लेकिन बीसीसीआई के जराये के मुताबिक अभी बोर्ड का ऐसा कोई प्लान नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चारशंबे के रोज मुल्क भर में चीनी मोबाइल कंपनियों शाओमी, वन प्लस और ओप्पो के ठिकानों और इनसे जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस पर छापा मारा। जराये के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर समेत मुल्क के कई रियासतों में चीनी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से जुड़ी तंजीमों पर छापे मारे गए। इन पर इनकम टैक्स की चोरी का इल्जाम है। शाओमी, वन प्लस और ओप्पो के लिए दिल्ली, एनसीआर, कर्नाटका समेत 15 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। तलाशी मुहिम बहुत ही सीक्रेट तरीके से की गई और इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चोरी को लेकर, टैक्स की चोरी को लेकर इनपुट के ओहदेदार भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी मोबाइल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, कॉरपोरेट ऑफिसेज, गोदामों और मैन्युफैक्चरर्स के ठिकानों पर छापे अभी भी जारी हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसी साल अगस्त में चीनी टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी ZTE के ठिकानों पर भी रेड मारी गई थी।
नीति आयोग ने पूरे मुल्क में इख्तिरात और हुनरमंदी की तरक्की के लिए मकामी ज़बानों को फ़रोग़ देने का फैसला करते हुए लिसानी इख्तिराई प्रोग्राम शुरू किया। नीति आयोग के नायब सदर राजीव कुमार ने चारशंबे को बताया कि पूरे मुल्क में इख्तिरा करने वालों और कारोबारी अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के ताउन से अपनी तरह का पहला लिसानी इख्तिराई प्रोग्राम वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके तहत 22 इलाकाई ज़बानों में इख्तिरा करने वालों और कारोबारी अफराद को तरबियत दी जाएगी। इन 22 ज़बानों में उर्दू भी शामिल है। According to the 2011 census, only 11% of Indians speak English as their second, third, or fourth language. In other words, the remaining 89% are those vernacular innovators. आज इस ब्रीफिंग में पहले मैं आपको इस प्रोग्राम की जानकारी दूंगा, उसके बाद अन्य गणमान्य अतिथियों की राय सुनेंगे और अंत में आपके कुछ प्रश्न लेंगे। In today's briefing, I will first provide information on the Vernacular Innovation Program. We will then hear from several leaders, and in the end, we will take your questions. Let us go to the presentation. The Foundations of Vernacular Innovation Program, VIP. मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस नींव पर इस प्रोग्राम की रचना की गई है। Next slide. The goal of this program is to decouple creative expression and language of transaction in India's innovation ecosystem. यानी इस प्रोग्राम का ध्येय सृजनशीलता को भाषा की जंजीरों से मुक्त करने का है। नेक्स्ट स्लाइड। इस प्रोग्राम का रोल आउट कुछ इस प्रकार से होगा। आज अब बात कोरोना वायरस की। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 7,92,326 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 8,425 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 27,67,57,427 हो गई, जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 53,88,694 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 2,30,96,651 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं और इस दौरान एक्टिव केसेस की शरह 0.22% रह गई। दरियाफ्त मंगल के रोज मुल्क में 57,05,039 कोविड टीके लगाए गए और इसके साथ ही टीकाकारी की कुल तादाद 1,38,95,90,670 हो गई। मरकजी वजारत बराए सेहत की तरफ से चारशंबे की सुबह जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के 213 केसेस सामने आए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 6,317 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,47,58,481 हो गई है। इस दौरान 6,906 मरीजों के सेहतियाब होने के साथ ही इस वबा से निजात पाने वालों की तादाद 3,42,01,966 हो गई है। इस दौरान एक्टिव केसेस 907 कम होकर 78,190 रह गए हैं और 318 मरीजों की मौत होने से इस वायरस के इन्फेक्शन से मरने वालों की तादाद बढ़कर 4,78,325 हो गई। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की बीवी डिंपल यादव और उनकी बेटी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। दोनों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। डिंपल ने अपने आप को सबसे अलग कर लिया। घर पर ही उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग उनके राब्ते में आए हैं वो भी जांच करा लें। उधर अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5 दिन के अंदर रियासत में 128 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। रियासत में कोरोना इन्फेक्शन लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए थे। इस बीच रिकवर हुए मरीजों की तादाद 14 रही।
कोरोना की तबाहकारियों से नबरद आजमा हिंदुस्तान में अब नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा गहराता जा रहा है। मरकजी वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क में कोरोना टीकाकारी पर तेजी से काम हो रहा है, जबकि कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मुल्क में कोरोना टीकाकारी की सुस्त रफ्तार पर सवाल उठाए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क की बेशतर आबादी को ताहाल टीका नहीं लगाया गया। नेज़ उन्होंने सवाल किया कि बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत कब की जाएगी। राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ एक मीडिया रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। खबरों के मुताबिक हिंदुस्तान में मौजूदा टीकाकारी की रफ्तार के हिसाब से दिसंबर के महीने तक 42% आबादी को टीका लगा दिया जाएगा, जबकि तीसरी लहर को रोकने के लिए दिसंबर 2021 तक मुल्क की 60% आबादी को टीका लग जाना चाहिए था। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल से अब तक कोरोना की वबा के सबब लाखों लोगों की जान चली गई। इस दौरान मुल्क में तमाम अफराद को टीका लगाए जाने का मुतालबा किया जाता रहा। हाल ही में मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस में लगातार इजाफा हुआ है। मुल्क में कोविड की नई किस्म ओमिक्रॉन के 15 रियासतों में जुमला 213 केसेस सामने आए। मुल्क में दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना समेत 15 रियासतों में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 213 मरीज सामने आए हैं और अमेरिका में इस एक शख्स की मौत के बाद हुकूमत ने जिले सतह पर इस इन्फेक्शन से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। मरकजी हुकूमत ने ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफे के मद्देनजर जिले सतह पर निगरानी और टेस्ट बढ़ाने और अस्पतालों को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। इस दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों के जायजे के लिए कल मीटिंग करेंगे। ताज़ा आदादोशुमारी के मुताबिक मुल्क की 15 रियासतों में ओमिक्रॉन के 213 अफराद सामने आए हैं। उनमें दिल्ली में 57, महाराष्ट्र में 54, तेलंगाना में 24, कर्नाटका में 19, राजस्थान में 18, केरला में 15, गुजरात में 14, जम्मू कश्मीर में 3, उड़ीसा में 2, उत्तर प्रदेश में 2 और आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, लद्दाख, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में एक मामला सामने आया। हुकूमत का कहना है कि उनमें से कुल मिलाकर 90 अफराद को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इस दरमियान अमेरिका में एक शख्स की ओमिक्रॉन की मौत की खबर मौसूल हुई। आलमी सेहत तंजीम ने सख्ती से कोविड पैमानों पर अमल की सलाह दी है। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी और अरबपति बिल गेट्स ने खबरदार किया है कि दुनिया भर में कोरोना का वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और लोग अब वबाई मर्ज के बदतरीन मरहले में दाखिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट हम सभी के घरों पर दस्तक देने वाला है। गेट्स ने ट्वीट किया कि उन्होंने छुट्टियों के लिए अपने बेशतर मंसूबे मनसूख कर दिए हैं क्योंकि उनके करीबी दोस्त कोरोना वायरस से तेजी से मुतासर हो रहे हैं। गेट्स ने मंगल को देर के ट्वीट किया जब ऐसा लग रहा था कि जिंदगी मामूल पर आ जाएगी, लेकिन हम वबाई मर्ज के बदतरीन दौर में दाखिल होने वाले हैं। ओमिक्रॉन हम सब के घरों में दस्तक देगा। मेरे करीबी दोस्त कोरोना से मुतासर हो रहे हैं और मैंने छुट्टियों के अपने बेशतर मंसूबे मनसूख कर दिए हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के दिलचस्प मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। मैच में मिली जीत के साथ ही हिंदुस्तानी टीम ने न सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया बल्कि इस टूर्नामेंट में तीसरे मकाम पर फिनिश किया। वहीं पाकिस्तानी टीम चौथे पायदान पर रही। मैच में पहले ही हाफ में दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। मैच के तीसरे ही मिनट में हिंदुस्तानी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए पहला गोल किया, जबकि मैच जीतने वाला गोल मैच के आखिरी क्वार्टर में किया गया। मलेशिया जजीरा नुमा में आने वाले जबरदस्त सैलाब में 27 अफराद की मौत हो चुकी है। एक न्यूज एजेंसी ने चारशंबे को मुल्की हुकाम के हवाले से ये इत्तला दी। सिलांगोर रियासत के पुलिस चीफ दातुक अर्जुवेंदी मोहम्मद ने सैलाब में 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक की। म्यांमार में खदान धंसने की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 25 जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में करीब 70 लोग लापता हैं।
हादसे के बाद रेस्क्यू टीम के 200 अराकीन मौके पर पहुंचे और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू टीम के एक रुकन ने बताया कि काचिन रियासत के हफकान खदान सुबह करीब 4 बजे धंस गई। इसमें करीब 70 से 100 लोगों के लापता होने का अंदेशा है। पिछले साल जुलाई में हुई बारिश की वजह से काचिन रियासत की एक खदान धंस गई थी। इसमें करीब 300 लोगों की जान चली गई। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।